S3 bucket, versioning, multi-factor authentication, delete, S3 multi-port upload, copying S3 objects. So this is the today's topic for the discussion. So let me discuss something related to mention point, mention title. Bucket versioning is a S3 bucket sub resource used to protect against accidental object slash data डिलीशन और ओवरराइटन। इसका मतलब मीनिंग ये है कि बकेट की वर्जनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने वर्जनिंग किया तो उससे क्या हासिल होगा, हासिल ये होगा कि जो बकेट है तो बकेट में का जो डेटा है वो मेंटेन रहेगा। सपोज मैंने डेटा अपलोड किया बकेट में तो उसका वर्जन 1 है, तो जब मैं सिमिलर डेटा अपलोड करूंगा या कुछ चेंजेस करूंगा उस डेटा में तो उसका उस वो डेटा नेक्स्ट वर्जन मीन्स उसी से ही नेक्स्ट वर्जन बन जाएगा। तो प्रीवियस जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा, दूसरा डेटा बनेगा वो वर्जन रहेगा 2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वो होगा कि दोनों डेटा का ओवर रिटर्न नहीं होगा, मीन्स पहला डेटा दूसरे के साथ ओवर राइट नहीं होगा। ये वर्जनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोज आपने कुछ क्रिएट किया, सपोज फाइल अपलोड की है, एक टेक्स्ट फाइल आपने अपलोड की है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने सेम नाम की दूसरी फाइल अपलोड की, उसमें कुछ चेंजेस किए। तो होना ऐसा चाहिए था कि प्रीवियस फाइल रिप्लेस होनी चाहिए थी, राइट। बट अब ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि मैंने वर्जनिंग इनेबल किया है, तो दोनों फाइल सेपरेट बनेंगी। पहले फाइल वही जगह पे रहेंगी, दूसरी फाइल बनेंगी तो उसको वर्जन नंबर 2 दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ इसका आपको क्लियर हुआ होगा। तो वर्जनिंग से क्या होता, ओवर रिटर्न नहीं होता डेटा। सपोज मैंने डिलीट करने की कोशिश की, सपोज वर्जन मैंने अप्लाई किया, लेटेस्ट से वर्जन मैंने इनेबल किया, और सपोज मैंने उसमें का डेटा डिलीट करने की कोशिश की, तो उससे वो डिलीट तो हो जाएगा बट उसका वर्जन मेंटेन रहेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल लैब आपको आज बताऊंगा, 2 मिनट का ही लैब है सिर्फ। ठीक है, तो सपोज आपने एक फाइल अपलोड की, अपलोड करने के बाद क्या हुआ, अपलोड करने के बाद आपने उसी नाम की दूसरी फाइल भी अपलोड की, तो पहली फाइल को दूसरे फाइल ने वो क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। बट ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने वर्जनिंग इनेबल की है। इससे क्या होगा, पहला जो डेटा है उसको नंबर 1 वर्जन बोला जाएगा, टैग दिया जाएगा, दूसरे फाइल को दूसरा वर्जन बोला जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों फाइल सेपरेट रहेंगी, ओवर राइट नहीं होंगी। अगर मैंने पहला डेटा डिलीट करने की कोशिश की तो वो डिलीट तो हो जाएगा, बट उसका डिलीट मार्कर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिलीट मार्कर। तो डीलर डिलीट मार्कर में उसका वर्जन मेंटेन रहेगा, तो डेटा एक्चुअली डिलीट नहीं होगा। मीन्स हमको ये एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन से भी बचाता है। तो आपको इसका मैं लैब करवा के बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, वर्जनिंग कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स रिट्राइवल के लिए। मैंने अभी बताया ना आपको कि मैंने एक्सीडेंटली डेटा अगर डिलीट कर दिया तो फिर भी हम उसको रिकवर कर सकते, उसका बैकअप ले सकते। और आर्चिविंग, आर्चिविंग मीन्स स्टोरेज और स्टोरिंग द डेटा समवेयर, इट इज कॉल्ड एज आर्चिविंग। सो ये दोनों चीजें हम वर्जनिंग से हासिल कर सकते हैं। तो वर्जनिंग से क्या होगा, डेटा में कंफ्यूजन नहीं बनेगा। पहला डेटा की कॉपी मेंटेन रहेंगी, सेकंड डेटा की कॉपी मेंटेन रहेंगी, थर्ड डेटा की कॉपी मेंटेन रहेंगी। फाइल का नाम सेम भी हुआ फिर भी उनका फाइल मेंटेन रहेगा, वो ओवरराइट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने abc.txt नाम की फाइल ली, ठीक है, abc.txt नाम की फाइल ली, उसमें मैंने सपोज कुछ नाम लिखा XYZ। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया, मैंने दूसरी फाइल फिर से abc.txt बनाई, उसमें ABCD नाम दिया और मैंने अपलोड की फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों एक फाइल दूसरे के साथ ओवरराइट कभी नहीं होंगी। पहली जो फाइल है नाम सेम है दोनों फाइल का abc.txt, बट एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप नहीं होंगी। पहली फाइल का वर्जन 1 कहलाएगा, दूसरे फाइल का वर्जन 2 कहलाएगा।
उसका टैग मेंटेन होगा, वर्जन का टैग मेंटेन होगा, दोनों एक दूसरे से रिप्लेस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी खासियत है वर्जनिंग की। अगर आपने अभी कोशिश की abc.txt की फाइल जो है, मैं करवा के बताने वाला हूँ वैसे आपको आज के लैब में। अगर मैंने उसको क्या किया, उसको डिलीट करने की कोशिश की, वो डिलीट तो हो जाएगा, डिलीट होने के बाद उसका मार्कअप बनेगा, मार्कअप, ठीक है, डिलीट मार्कअप बोला जाता है उसको। उस डिलीट मार्कअप में उसका बैकअप सेव रहेगा, ठीक है। मैं उस डिलीट मार्कर को डिलीट करके मेरी फाइल रिट्राइव कर सकता हूँ, ऐसी प्रोविजन है। मैं आपको करवा के बताने वाला हूँ ये, ठीक है। वंस वी इनेबल वर्जनिंग, जैसे हमने वर्जनिंग को इनेबल किया ऑन अ बकेट, बकेट के अंदर, बकेट 5 TB की बकेट होती है, आपको पता है। अगर मैंने बकेट के अंदर वर्जनिंग को इनेबल किया, इट कैन नॉट बी डिसेबल। तो ये डिसेबल नहीं होने वाला, एक बार आपने इनेबल किया तो ये डिसेबल नहीं होगा, सिर्फ आप इसको सस्पेंड कर सकते। अब डिसेबल का मीनिंग ये होता है, डिसेबल मींस आपका, आपने सपोज वर्जन इनेबल किया, एक फाइल आपने अपलोड की, उसका आपने क्या किया, वर्जन इनेबल कर दिया, ठीक है। वर्जन एक फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को सपोज मैंने इनेबल कर दिया, और वो वर्जन नंबर 1 है, उसमें मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको मैं क्या नहीं कर सकता, उस वर्जन को डिसेबल नहीं कर सकता। डिसेबल मींस क्या, उसका मैं वर्जन टैग नहीं हटा सकता, अभी वो वर्जन 1 ही बना रहेगा। हाँ, मैं उसको सस्पेंड कर सकता हूँ। सस्पेंड मीन्स क्या, कुछ देर के लिए मैं उसको बोलूंगा तू वर्जन 1 ही रहा, तू वर्जन 2 नहीं बनेगा, उसको बोला जाता है सस्पेंड। मीन्स जहां पे वो है वहां पे ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने दूसरी फाइल डाली तो उसमें चली जाएंगी, बट उसका वर्जन 1 ही बना रहेगा, उसको सस्पेंड बोला जाता। वो वर्जन 2 कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो डिसेबल नहीं कर सकते हम उसको, सिर्फ सस्पेंड कर सकते, ठीक है। एक सस्पेंड और डिसेबल में का डिफरेंस है। व्हेन वी इनेबल, जब हमने इनेबल किया था, बकेट वर्जनिंग विल प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो बकेट वर्जनिंग से क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको कि डेटा प्रोटेक्ट होने वाला है, डिलीट नहीं होगा कभी भी डेटा। अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड मेंटेन्स देयर वर्जन्स एज दे अपडेटेड। जैसे हमने मीन्स कुछ किया, अपलोड किया, तो उसका वर्जन अपडेट हो जाएगा और वो मेंटेन हो जाएगा। मीन्स डेटा अपलोड किया, वर्जन 1 मेंटेन हुआ, वर्जन 2 मेंटेन हुआ, तीसरे टाइम मैंने डेटा अपलोड किया, थर्ड वर्जन मेंटेन हुआ, ठीक है। उसको टैगिंग दी जाएंगी, मैं बताऊंगा वो आपको। तो ये इसका मीनिंग है। अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स रेफर टू पुट, जब हम ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं तो उसको पुट बोला जाता। देखो, आपको सवाल पूछ सकते इंटरव्यूअर, पुट क्या है, पोस्ट क्या है, कॉपी क्या है, तो आपने बताना है पुट मीन्स क्या, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करना मीन्स पुट बोला जाता। इट इज वन टाइम क्रिएशन, एक बार हमने ऑब्जेक्ट रखा या कुछ नया रखा फाइल S3 बकेट में, तो उसको पुट रिक्वेस्ट बोला जाता है, ठीक है, वन टाइम क्रिएशन। पोस्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीपल कॉपी क्रिएशन। कभी आपने ऐसा किया कि आपसे रिक्वेस्ट से मल्टीपल कॉपीज बन रही है, तो उसको पोस्ट बोला जाता। उसके बाद कॉपी, कॉपी मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे पेस्ट करने को कॉपी ऑपरेशन बोला जाता। एंड डिलीट एक्शन, डिलीट मीन्स वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या करना, डिलीट करना। तो ये अपडेटिंग के 4 पार्ट्स है, पुट, पोस्ट, कॉपी एंड डिलीट, है ना। अपडेट करना मीन्स क्या, अपडेट करना मीन्स, देखो अपडेट करना मीन्स का डिफरेंस बताता। कुछ डेटा को अपडेट करना मीन्स क्या, डेटा को एक तो नया डेटा डालना उसमें, या तो मल्टीपल डेटा डालना, या तो डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे कॉपी करना, या उसमें का कुछ पार्ट डिलीट करना। इस सभी चीजों को बोला जाता है अपडेशन, बोला जाता है इसको, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इसको ही बोला जाता है। आपको किसी ने पूछा अपडेट मीन्स क्या, अपडेट मीन्स खाली डेटा ऐड करना नहीं, डेटा ऐड करने के साथ आप अगर डेटा डिलीट करते हो उसको भी अपडेट ही बोला जाता है। अगर डेटा आप कॉपी करते हो यार इन एनीवेयर उस डेटा को, उसको भी अपडेट ही बोला जाता। तो आपको ये ध्यान में रखना है अपडेटिंग क्या होता है। व्हेन वर्जनिंग इज इनेबल्ड, ठीक है, जब वर्जनिंग इनेबल रहेगा, एंड यू ट्राई टू डिलीट, और आप डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो, एन ऑब्जेक्ट अ डिलीट मार्कर इज प्लेस, है ना, मैंने अभी बोला था आपको। तो डिलीट मार्कर नाम का एक नया फील्ड बनेगा, डेटा तो डिलीट हो जाएगा आपका, पर डिलीट मार्कर बन जाएगा। डिलीट मार्कर में आपका जो डेटा आपने डिलीट किया था, वो डेटा उस डिलीट मार्कर में चला जाएगा, वो उसका बैकअप अपने साथ मेंटेन करने वाला है। डिलीट मार्कर क्या करेगा, जो डेटा आप डिलीट करने जा रहे हो उसका क्या, उसका बैकअप वो खुद के पास रखेगा।
उसको डिलीट मार्कर कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिलीट मार्कर है। ऑब्जेक्ट यू कैन स्टिल व्यू एंड डिलीट मार्कर। ठीक है, यू कैन स्टिल व्यू द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिलीट मार्कर। आप डेटा एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो और डिलीट मार्कर को भी आप देख सकते हो, इसका ऐसा मीनिंग है। मीन्स क्या, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यू कैन रिस्टोर डेटा बाय डिलीटिंग डिलीट मार्कर। अगर आपने अभी, आपको डेटा वापस चाहिए, जो डेटा आपने डिलीट किया है ना, वो डेटा फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, आपको वापस चाहिए, तो कैसे मिलेगा? बाय डिलीटिंग डिलीट मार्कर। जैसे आपने डिलीट मार्कर को डिलीट कर दिया, तो डिलीट मार्कर क्या करेगा, उसने जो बैकअप लिया था डेटा का वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आपका डेटा वापस आपको मिल जाएगा। मीन्स यू कैन ऑब्टेन द डिलीटेड डेटा बाय डिलीटिंग डिलीट मार्कर। आप आपका डेटा हासिल कर सकते, वापस ला सकते। कैसे वापस ला सकते? बाय डिलीटिंग डिलीट मार्कर। ठीक है, आपको पता है ना, आपके पीसी में रिसाइकल बिन होता है, सभी को पता है। रिसाइकल, आपने कुछ डिलीट किया पीसी में, ठीक है, डेटा कहाँ पे जाएगा? रिसाइकल बिन के पास जाएगा ना। अब आपको डेटा वापस लाना है रिसाइकल बिन से डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल, तो कैसे लाओगे आप? रिस्टोर नाम का ऑप्शन रहता है, पता है ना आपको। सेम ऐसा ही डिलीट मार्कर है। ठीक है, वहां पे हम रिसाइकल बिन को डिलीट नहीं करते हैं, यहाँ पे हमको डिलीट करना पड़ेगा डिलीट मार्कर को, तब जाके डेटा वापस मिलेगा मुझे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। तो आपको डेटा कैसे वापस हासिल करना है पता हो गया। आपने फॉर एग्जांपल आपके पीसी पे डेटा है, उसको डिलीट किया एक्सीडेंटली, तो आपका डेटा कहाँ पे मिलेगा आपको? रिसाइकल बिन में मिलेगा। आपने नॉर्मल डिलीट करना है तो ही मिलेगा, शिप डिलीट किया तो नहीं मिलेगा, पता होगा आपको ये चीज। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है डिलीट मार्कर का काम। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, वी विल we will be charged for all S3 storage cost for all object version store। तो डेफिनेटली अमेजोन अपन से पैसे तो लेने ही वाला है, फ्री में तो कुछ भी नहीं देगा वो, है ना। जो डेटा हम स्टोर करेंगे S3 में, S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, सिंपल स्टोरेज सर्विस में आपने अगर कुछ डेटा डाला, वर्जन इनेबल किया, तो डेटा जैसे बढ़ेगा वैसे चार्जेस आपको लगने ही वाले हैं। We can use versioning with S3 lifecycle policies to delete older versions, or we can move them to a cheaper S3 storage। ठीक है, तो ये एक S3 जो है ना, S3 को सिंपल स्टोरेज सर्विस बोला जाता। अब सिंपल स्टोरेज सर्विस हाईली एक्सेसिबल है। एंड आप, हाईली एक्सेसिबल मीन्स क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप इसमें डेटा आसानी से रख सकते हो, और इसका डेटा आप आसानी से ऑप्टेन भी कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप अपलोड भी कर सकते हो एंड डाउनलोड भी कर सकते हो डेटा S3 बकेट में से। बट ये महंगा होता है, क्योंकि इसका डेटा अपलोड करने का और डेटा वापस करने का स्पीड बहुत ज्यादा है। बट ये महंगा है, और आपका फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा डेटा है जो डेटा आप बार बार एक्सेस नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपनी है और आपके कंपनी का लास्ट ईयर का कुछ ट्रांजैक्शन है, कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स है, और अभी उसका काम अभी आपको नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप तो उसको डिलीट नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप जस्ट सिंपली क्या करोगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, कहीं तो भी स्टोर करना है, उसका बैकअप लेके रखना है। आप बैकअप लोगे ना सभी डेटा का, तो बैकअप लेने के लिए S3 गुड चॉइस नहीं है, क्योंकि S3 में ऐसा डेटा रखा जाता जो डेटा बार बार इस्तेमाल होता, जो डेटा बार बार यूज होता। ठीक है ना, तो आप अब डेटा को कहाँ पे रखोगे? तो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लेशियर। ठीक है, S3 स्टोरेज ग्लेशियर नाम का एक नेक्स्ट ऑप्शन है। तो अभी आपका डेटा ज्यादा आपको काम का नहीं है, तो आपका डेटा अभी आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ग्लेशियर पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, लाइफ साइकिल पॉलिसीज। लाइफ साइकिल मीन्स पता होगा सभी को, लाइफ साइकिल ये वर्ड सभी को पता होगा क्या होता है। लाइफ साइकिल मीन्स जैसे हमारी ह्यूमन की लाइफ साइकिल रहती है, पहले हम छोटे चाइल्ड रहते हैं, उसके पहले हम टोडलर रहते हैं। टोडलर मीन्स रेंगने वाले छोटे से बच्चे। उसके बाद उसका बड़ा होता हो, है ना, फिर 12 साल का होता, फिर 17 साल का होता, फिर है ना वोटिंग राइट मिलते हमको। उसके बाद फिर ऐसा हमारा एज बढ़ते रहता, फिर करियर के लिए कुछ एज रहता है ना। तो क्या रहता, उस एज में हम पर्टिकुलर चीज करते हैं, है ना। बचपन वाली चीजें हम 18 साल में नहीं करते हैं ना, जो चीजें करनी चाहिए उस पर्टिकुलर एज में हम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ साइकिल पॉलिसीज बोलते हैं।
जैसा हमारा एज बढ़ रहा है उस हिसाब से हम हमारा हमको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बच्चे अगर 5वीं मीन्स 5 इयर्स के होते हैं तो कौन से क्लास में रहने वाले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में रह सकते हैं वो, ठीक है। 6 साल के होंगे तो फॉर एग्जाम्पल सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, है ना। अगर अभी आप, आपका एज कितना है जो भी है, आप अभी आपने बोला मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है, नहीं जाओगे ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल की पॉलिसीज है। जो आपका एज है उसी एज के हिसाब से आपका वर्क तय किया गया है, उसको बोला जाता है लाइफ साइकिल पॉलिसीज। तो ऐसे ही होता है हमारे डेटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो डेटा यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल है वो डेटा, और मुझे बार बार उस डेटा का काम है, लेटस से उस डेटा का मुझे बहुत ज्यादा काम है। तो बेटर चॉइस है ये है कि आप आपका डेटा S3 बकेट में रखो, ठीक है। तो वो डेटा आपको इजीली एक्सेसिबल भी होगा, और आप उसको उसमें फटाफट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, S3 बकेट में आपका डेटा पड़ा हुआ है और आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। आप एक एक साल हो गया, 2 साल हो गया, आपका डेटा S3 बकेट में ही पड़ा है। तो आपने ऐसा पॉलिसी लगाना है, अगर मेरा डेटा मैंने एक्सेस नहीं किया, देखो सुनो प्रॉपरली, अगर मैंने मेरा डेटा प्रॉपरली एक्सेस नहीं किया, 1 साल हो गया मैंने मेरा डेटा एक्सेस नहीं किया है, तो आपने ऐसी पॉलिसीज लगाना है, ठीक है। पॉलिसीज क्या रखना है कि आपका डेटा कहीं और चला जाए, आपने तो इस्तेमाल नहीं किया ना उस डेटा को, 1 साल हो गया आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो आपका डेटा कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। कहीं और शिफ्ट हो जाएगा मीन्स क्या, ग्लेशियर में चला जाएगा। तो ग्लेशियर सस्ता होता है, ग्लेशियर में डेटा स्टोर करना सबसे सस्ता होता है। तो आपका S3 डेटा अब ग्लेशियर में चला जाएगा, S3 ग्लेशियर में चला जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज को बोला जाता है लाइफ साइकिल पॉलिसीज, ठीक है। S3 में डेटा स्टोर करना सबसे महंगा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। S3 की लिमिट होती है 5 TB। S3 में जो डेटा आप स्टोर करते हो वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो हमको ज्यादा से ज्यादा अपलोड स्पीड और मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड करता है, इसलिए वो महंगा होता है। बट मुझे डेटा का ज्यादा काम ही नहीं है अभी उस डेटा का, तो मैंने ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ पॉलिसीज लगानी चाहिए, उसको पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा 1 साल से ज्यादा आप हो गया टाइम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो आप, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाना चाहिए, आपका डेटा ग्लेशियर पे चला जाना चाहिए। जब आपका डेटा ग्लेशियर में चला जाएगा ना, तो वो डेटा उस पे उसका बैकअप बन जाएगा, और वो डेटा क्या हो जाएगा फिर, उसका स्टोरेज बहुत सस्ता हो जाएगा। बट अगर मुझे ग्लेशियर में पे मैंने एक बार डेटा रख दिया मेरा, अगर मुझे उसको रिट्राइव करना है मीन्स वापस लाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, फिर उसका जो डेटा एक्सट्रैक्शन जो है ये सर्वर के थ्रू होता है, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके आपको डेटा रिट्राइवल नहीं होगा, आपको CLI कमांड लाइन का इस्तेमाल करके उस डेटा को रिट्राइव करना पड़ता है, और उसका, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स 5 TB का अगर डेटा है तो आपको मीन्स एक एक पूरा दिन भी लग सकता है डेटा को वापस लाने के लिए, ठीक है। बट S3 में ऐसा नहीं होगा, S3 में आपको जल्दी से डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो S3 महंगा होता है, हाईली अवेलेबल होता है S3। ग्लेशियर ज्यादा नहीं होता है, ग्लेशियर ऐसा नहीं है। ग्लेशियर मीन्स ऐसा ऐसा जगह, वहां पे एक बार आपने डेटा रख दिया तो बहुत दिन तक वो पड़ा रहेगा, और उसको रिट्राइव करना इतना आसान नहीं होगा, बट आपका डेटा का लॉस नहीं होगा। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है ग्लेशियर। अब होता है बकेट वर्जन स्टेट्स, इनेबल्ड, सस्पेंडेड, रिवर्जन। तो बकेट के वर्जन की कितनी स्टेट है, 3 स्टेट्स होती है, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस की। इनेबल कर सकते हो आप, सस्पेंड कर सकते हो। अनवर्जन मीन्स क्या, अनवर्जन मीन्स आपने उसको इनेबल नहीं किया, आपने क्या नहीं किया, आपने उसको इनेबल नहीं किया मीन्स अनवर्जन। वर्जनिंग अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट इन अ बकेट एंड नॉट पार्शियली अप्लाइड, ठीक है। अब वर्जनिंग जब आप अप्लाई करते हो तो बकेट में, S3 जो बकेट है उसके सभी ऑब्जेक्ट को वो अप्लाई हो जाती है। आपने बोला कि वर्जनिंग मुझे पर्टिकुलर डेटा के लिए अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होगा, वो पूरे बकेट के लिए अप्लाई होंगी। यहाँ पे बोला है ना, नॉट पार्शियली अप्लाइड। पार्शियली मीन्स पर्टिकुलर जगह पे अप्लाइड नहीं होंगी वर्जनिंग, पूरे के पूरे बकेट के ऊपर वो वर्जनिंग अप्लाई होंगी।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग बिफोर इनेबलिंग वर्जनिंग विल हैव अ वर्जन आईडी एज अ नल। मीन्स क्या, आपने क्या किया, आपने वर्जनिंग अप्लाई नहीं किया है, आपने वर्जन नाम की एक फील्ड रहती है, वो आपने अप्लाई नहीं की है, तो आपका वर्जन कौन सा रहेगा? अरे आपने वर्जन की बटन दबाई नहीं, वर्जनिंग इनेबल ही नहीं किया, तो आपका वर्जन क्या होगा? तो आपका वर्जन नल रहेगा। नल मीन्स क्या? इट इज नॉट इनेबल्ड। ठीक है, बिफोर वर्जनिंग आपका वर्जन आईडी क्या रहेगा? नल रहेगा। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। अब ये कुछ लाइंस है। इफ वी हैव अ बकेट दैट इज ऑलरेडी वर्जन, फॉर एग्जांपल हमारी एक बकेट है, उसको पहले से वो वर्जन है, मींस उसका अनेबल किया हुआ है, देन व्हेन वी सस्पेंड वर्जनिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वर्जन रिमेन एज इट इज। तो ऐसा अगर किया मैंने, उसको सस्पेंड किया बीच में, ठीक है, तो पहले वाले जो वर्जन है वो वैसे के वैसे रहेंगे, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बकेट के ऊपर वर्जन इनेबल किया था, अब मैंने उसको डिसेबल किया, तो उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, तो उसके वर्जन एज इट इज रहेंगे, उसका वर्जन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, वर्जनिंग पूरे बकेट के ऊपर अप्लाई होती है, मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो उसके पहले के जो भी है ऑब्जेक्ट्स, उसको वो वर्जन ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन है, हाउएवर दे विल नॉट बी अपडेटेड वर्जन फर्दर विद फ्यूचर अपडेट व्हाइल द बकेट वर्जनिंग इज सस्पेंडेड। इसका मीनिंग है फ्यूचर में अब वर्जन होना बंद हो जाएगा, अब उसका अपडेट होना बंद हो जाएगा, उसका वर्जन बनना बंद हो जाएगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसको डिसेबल्ड किया है, सस्पेंड किया है, सस्पेंड किया है ना हमने उसको। अगर मैंने बकेट का वर्जन ही सस्पेंड कर डाला, तो फ्यूचर में जो वर्जन होना वो नहीं होगा, जो उसके प्रीवियस ऑब्जेक्ट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, इसका ऐसा मीनिंग है। न्यू ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड आफ्टर सस्पेंशन। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट्स में नए ऑब्जेक्ट मैंने अपलोड किए, अपलोडेड आफ्टर सस्पेंशन, दे विल हैव अ वर्जन आईडी एज अ नल। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरी बकेट है, प्रॉपरली सुनो, ध्यान ध्यान देके सुनो। मेरी बकेट है, उस बकेट में मैंने डेटा अपलोड किया, वर्जनिंग इनेबल्ड किया। मैंने क्या किया, एक बकेट है मेरी S3, उसमें मैंने डेटा अपलोड किया और उस बकेट का वर्जनिंग इनेबल्ड कर डाला। अब क्या हुआ, बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स इमेज, ऑडियो, वीडियो, जितना भी डेटा पड़ा हुआ है बकेट के अंदर, उन सभी का वर्जनिंग का टैग लग जाएगा। सभी को क्या लगेगा? टैग, वर्जनिंग का टैग लगेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उस बकेट का वर्जनिंग डिसेबल्ड किया। क्या किया मैंने? डिसेबल किया मीन सस्पेंड किया। ठीक है, मैंने उसका वर्जनिंग सस्पेंड किया, तो बकेट में जितने ऑब्जेक्ट प्रीवियसली स्टोर किए थे मैंने, उसको तो वर्जन रहेगा, उसका जो प्रीवियस वर्जन है वही रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस बकेट में कुछ नए ऑब्जेक्ट डाले मैंने उसमें, तो उसका वर्जनिंग होगा क्या? नहीं होगा उसका वर्जनिंग, उसकी वर्जन आईडी नल रहने वाली है। क्या रहने वाली है उसकी? वर्जन आईडी नल। क्यों रहने वाली है? क्योंकि मैंने बकेट का वर्जनिंग डिसेबल कर रखा है ना, सस्पेंड कर रखा है ना, तो बकेट में पहले जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जो पहला डेटा प्रेजेंट था, उसको ही सिर्फ वर्जन अप्लीकेबल है। नया डेटा बकेट में मैंने जो डाला है, उसको वर्जन टैग मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बकेट को क्या करके रखा है? डिसेबल्ड करके रखा है। क्लियर है कि आपको पॉइंट है? तो नए ऑब्जेक्ट्स की वर्जन आईडी नल रहेंगी, उसमें वो वर्जन में कंसिडर किया नहीं किया जाएगा। ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। इफ द सेम की का मीनिंग नेम है, इज यूज टू स्टोर अनदर ऑब्जेक्ट, इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, अगर मैंने इफ सेम की इज यूज टू स्टोर अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए सेम की का मैंने सहारा लिया, इट विल ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वन, जो एग्जिस्टिंग है ना वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मेरा बकेट का वर्जनिंग क्या किया? सस्पेंड किया है। सस्पेंड किया मीन्स डिसेबल्ड किया है, और मैंने उसमें कुछ डेटा प्रीवियसली डाला था। ठीक है, पहले मैंने डेटा a डॉट टी नाम की फाइल डाली, फिर से a डॉट टी की दूसरी नाम की फाइल डाली। ठीक है, तो a डॉट टी पहली फाइल रिप्लेस हो जाएंगी a डॉट टी से, क्योंकि वर्जनिंग इनेबल्ड नहीं है।
तो वर्जनिंग इनेबल होना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ओवरराइट से बचा जा सकता है। क्लियर है क्या आपको? मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था कि अगर मुझे ओवरराइट, ओवरराइट मीन्स क्या? रिप्लेस हो जाना, रिप्लेस हो जाने से मुझे बचना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे वर्जन को इनेबल करके रखना है हमेशा। अगर मैंने उसको सस्पेंड करके रखा तो क्या हो जाएगा? प्रीवियस डेटा हमारा रिप्लेस हो जा सकता है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। एन ऑब्जेक्ट डिलीशन इन अ सस्पेंडेड वर्जनिंग बकेट विल ओनली डिलीट द ऑब्जेक्ट्स विथ आईडी नल। इसका मीनिंग है, जब हम सस्पेंडेड वर्जन में का ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट नल आईडी के नाम से डिलीट होगा। ठीक है, तो ये होने वाला है जब हम सस्पेंड वर्जन का ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे। ठीक है, सस्पेंड किया मीन्स क्या? मैंने डिसेबल किया है वर्जन, उसमें का ऑब्जेक्ट अगर मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट आईडी नाम से वो डिलीट हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है S3 बकेट वर्जनिंग और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? थोड़े से ही पॉइंट बचे हैं इस लेक्चर के। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है कि आपका जो डेटा है वो ओनर ही एक्सेस कर पाए। कुछ सीक्रेट डेटा आपने बकेट में रखा है फॉर एग्जांपल, और आपको लगता है कि आपका अकाउंट कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। कॉम्प्रोमाइज मीन्स क्या? आपके अकाउंट पे कोई हैक कर लेंगे आपका अकाउंट, ऐसा आपको डर है। तो आपने क्या करना? एमएफए को इनेबल कर डालना। तो अगर आपने इनेबल कर दिया एमएफए को, तो आपका डेटा मीन्स आपका जो अमेजोन अकाउंट है उसको किसी ने एक्सेस भी कर लिया, और वो सपोज आपका बकेट डिलीट करने की कोशिश कर रहा, तो डिलीट नहीं होगा। होगा ये कि आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसको पेस्ट करना है उसके अंदर जाके, तभी डेटा वो डिलीट होगा। तो इसको बोला जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर डिलीट इज अ वर्जनिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको क्लियर हुआ? ठीक है, मल्टी फैक्टर डिलीट इज अ वर्जनिंग कैपेसिटी दैट एड्स अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन केस आवर अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिलीट से क्या होगा? ये अगर आपने अप्लाई किया तो कोई भी आपका S3 बकेट डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिलीट करने के पहले आपको एक कोड आएगा, आपके गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड आएगा। ठीक है, और वो कोड पूछेगा, वो कोड आपको एंटर करना है, ओटीपी जैसा एक कोड आएगा, है ना, वन टाइम पासवर्ड। उसको आपको एंटर करना है। जब उसने एंटर किया तब जाके आपका S3 बकेट डिलीट हो सकता। ठीक है ना? तो ऐसा इसका यूज है, एमएफए डिलीट बोला जाता। इससे क्या होगा? दिस एड अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर चेंजिंग आवर बकेट वर्जनिंग स्टेट एंड परमानेंटली डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट वर्जन। अब इसका मीनिंग ये है, हम जब एमएफए इनेबल करेंगे तो कोई बकेट को आसानी से डिलीट नहीं कर पाएगा। डिलीट करने के पहले उसको एमएफए करवाना होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। इससे क्या होगा? इससे ये पता चलेगा आप वही हो जिसने रिक्वेस्ट डाली है डिलीट करने की, या जिसने रिक्वेस्ट डाली है कि वर्जनिंग को चेंज करने की। ठीक है, तो ये काम है एमएफए। अरे जब हम नेट बैंकिंग करते हैं, तो नेट बैंकिंग करते वक्त क्या करते हैं? हमको ओटीपी आता है ना मोबाइल पे, आईडी पासवर्ड डाल दिया, रकम डाल दी, ओके कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद ओटीपी आता है ना, उसको हमको एंटर करना होता है। ओटीपी एंटर करने के बाद ही ऑथेंटिकेशन होके आपका अमाउंट डेबिट हो जाता है, ऐसा ही होता है ना? तो सेम है एमएफए। एमएफए भी ऐसा ही है। एमएफए कब काम में आएगा? अगर आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और आपका सीक्रेट डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है ना, वो डिलीट करने की कोशिश कर रहा, तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको लगता है, आपको डर है वो डिलीट हो जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसे अगर आपको लगता है, तो आपने एमएफए को क्या करना चाहिए? इनेबल कर देना चाहिए। अब एमएफए को इनेबल करने के बाद आपको एक गूगल ऑथेंटिकेटर, एक सॉफ्टवेयर रहता है मोबाइल के प्ले स्टोर में, है ना, वो सॉफ्टवेयर में आपको एक कोड आ जाएगा। ठीक है, आपको उसको लिंक करवाना पड़ेगा, एक कोड आ जाएगा। वो कोड आने के बाद क्या होगा? उसको आपको एंटर करना है, तब वो डेटा डिलीट होगा। तो किसी ने ऐसा कर दिया तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा आसानी से आपका डेटा। ठीक है, तो आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला एमएफए बोला जाता है उसको। एमएफए डिलीट रिक्वायर्स आवर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल एंड
कोड डिस्प्लेड ऑन एन अप्रूव्ड फिजिकल और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका जो डिवाइस है, गूगल का जो प्ले स्टोर है ना आपके मोबाइल में, जहां से आप व्हाट्सएप और बहुत सारी एप्स को डाउनलोड करते हो, तो उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का एक एप्लीकेशन है, आपने डाउनलोड करके देखना, गूगल ऑथेंटिकेटर रहता है। उसको आपको लिंक करवाना पड़ता है आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट के साथ। ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो कोड आएगा ना, उस कोड के बेसिस पे आप आपका अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हो, एडब्ल्यूएस का अकाउंट का S3 बकेट के आप डिसीजन ले सकते हो। और जो कोड आएगा ना आपके मोबाइल पे, ठीक है, वो कोड सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए रहेगा। कितने सेकंड के लिए रहेगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हैकर को टाइम ही नहीं मिल पाएगा, हैकर को आपका डेटा डिलीट करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका बहुत बड़ा लॉस होने से आप बच जाओगे, है ना। आप आपका वेबसाइट है, S3 बकेट में आपने वेबसाइट रखा, तो कोई और बंदा आएगा और आपकी वेबसाइट ही डिलीट करके चला जाएगा। तो आपको चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी करनी है। तो सिक्योरिटी कैसे करोगे आप? आपको सिक्योरिटी करोगे MFA से, है ना। MFA इनेबल कर दो, गूगल ऑथेंटिकेटर, उसको पूरा आप बता दो ये चीजें। ठीक है, तो कोई आपकी वेबसाइट अगर डिलीट करने की कोशिश करता है, तो आपको सिक्योरिटी कोड आएगा, वो 30 सेकंड तक रहेगा। तो आपको क्या करना है, वो कोड को नहीं देना है उसको। अगर उसने आपको आपने उसको कोड बता दिया, तो उसने आपका पूरा वेबसाइट ही डिलीट करवा के देना है। ठीक है, और इससे आपको क्या पता चलेगा कि कोई आपका डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा, तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, गूगल का भी आता है। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ पे यूज होता है, तो आपको बताना है। सही आंसर है S3 बकेट की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है थ्योरी में। नेक्स्ट, S3 मल्टीपोर्ट अपलोड। अब S3 मल्टीपोर्ट अपलोड का मीनिंग होता है, अब देख लो, मल्टीपोर्ट मीन्स मेनी। आपका बहुत बड़ा डेटा है, तो आपको डेटा को अपलोड करना है फॉर एग्जांपल, तो एक पूरा का पूरा डेटा अपलोड नहीं करना है आपको। तो आप क्या करोगे, आपके डेटा के पीसेस करोगे, उसको आप टुकड़ों में बांटोगे, आपका डेटा टुकड़ों में आप बांटोगे। और फिर क्या करोगे आप, हर उस डेटा को आप क्या करोगे, एक एक को अपलोड करते जाओगे। अब यहाँ पे देखो, इट इज यूज टू अपलोड एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्ट्स। आपका डेटा जो भी है, आप टुकड़ों में, पीसेस में आप अपलोड करोगे। ठीक है, parts are uploaded independently and in parallel in any order। कोई भी ऑर्डर में आप उसको अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया है, इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑब्जेक्ट साइज 100 MB और मोर देन एज मिनिमम साइज 5 MB टू मल्टीपोर्ट अपलोड। तो इतना डेटा जो रहता है, साइज कितनी, 100 MB और मोर। ठीक है, इससे ज्यादा जो डेटा रहेगा, 100 MB के ऊपर का जो डेटा रहेगा, वही सिर्फ मल्टीपोर्ट अपलोड के लिए एलिजिबल है। 5 MB के डेटा का मल्टीपोर्ट अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत कम है ना 5 MB डेटा। तो वी मस्ट यूज इट फॉर ऑब्जेक्ट लार्जर देन 5 GB। अगर आपका डेटा 5 GB के ऊपर है, अगर आपका डेटा कितना है, 5 GB के ऊपर है, तो 5 GB का फाइल एक साथ जब आप अपलोड करने जाओगे, तो अपलोड होगा क्या? नहीं होगा। आपका सपोज बैंडविथ है, स्पीड जो है इंटरनेट का अपलोड जो है, वो सिर्फ है, सपोज लेट से 50 MBPS का अपलोड है। कितना है? 50 MBPS का अपलोड है। और आप 5 GB की फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिक्कत जा सकती है। बेटर वे क्या है, 5 GB की फाइल को आप क्या करो, 100 MB के फाइल में कन्वर्ट करो, उसके टुकड़े करो, और 100 MB की फाइल आप अपलोड करने की कोशिश करो। तो आपकी फाइल 2 सेकंड में चली जाएंगी, 100 MB की फाइल पहली चली जाएंगी। क्लियर हो रहा क्या आपको? तो मल्टीपोर्ट अपलोड इसको बोला जाता है, कि एक बड़ी जो फाइल है, उस फाइल को, उसको डिवाइड कर लो और एक एक टुकड़े को आप अपलोड करो। मल्टीपोर्ट अपलोड बोला जाता है इसको। तो मिनिमम कितना होना चाहिए साइज फाइल का? 100 MB का फाइल मिनिमम होना चाहिए, 5 MB का मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, दिस इज डन थ्रू S3 मल्टीपोर्ट अपलोड API। तो एक एप्लीकेशन होता है ना। तो S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस मल्टीपोर्ट अपलोड नाम की एक सर्विस है। इसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपोर्ट अपलोड कर सकते हो
एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल पूछा जा सकता, S3 मल्टीपोर्ट कौन से सर्विस से आप करोगे। मल्टीपोर्ट का मीनिंग क्या है, मिनिमम कितनी साइज होनी चाहिए फाइल की, इसके आंसर आपके स्क्रीन में आपको दिख ही जाएंगे। देखो, S3 मल्टीपोर्ट सर्विस अवेलेबल है, 5 GB की मैक्सिमम फाइल आप कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो। मिनिमम कितना है साइज, 100 MB की साइज मिनिमम साइज है ना, ये उसका रिकमेंडेड दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कॉपिंग S3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉपिंग मींस क्या, आपको कॉपी करना है S3 ऑब्जेक्ट को। द कॉपी ऑपरेशन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन S3, है ना, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, बैकअप जैसा एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, we can create a copy of our object up to 5 GB in size in a single atomic operations. However, to copy an object greater than 5 GB, we must use multi-port upload API. अगर आपको, मैंने अभी डिस्कस किया ना, 5 GB के ऊपर फाइल अगर है आपकी, तो आपको कॉपी परफॉर्म करना है तो क्या करना है, यूज करना है मल्टीपोर्ट अपलोड का सहारा लेना है। क्यों लेना है, इसीलिए लेना है कि 5 GB की फाइल बहुत बड़ी फाइल होती है और उसको अपलोड करना इतना इजी नहीं है, है ना। तो ये रिकमेंडेड है, इसको कॉपी ऑपरेशन बोला जा सकता है।